एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट हार्मोन ब्रेसिनोस्टेरॉइड के बारे में। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने ऑक्सीन कंप्लीट पढ़ लिया है, जिब्रेलिक एसिड हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, एब्सिसिक एसिड हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं और साइटोकाइनिन पूरा हो गया है, इथिलीन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, जेस्मोनिक एसिड हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और स्ट्रिगोलेक्टोन हमने पढ़ लिया है। और अभी हमारे दो हार्मोन बचे हैं, ब्रेसिनोस्टेरॉइड एंड सैलिसिलिक एसिड। आज की क्लास में हम इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी कंप्लीट करवा दूंगी। यानी एक और वीडियो के बाद हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जैसे ही टैप करेंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आप वहां पर टैप करेंगे तो आपको सारी वीडियो जैसे सीक्वेंस में मिल जाएंगी। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग भी किया हुआ है। आप 1 से स्टार्ट करके सारा लगातार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कन्वे कर दी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ये क्या होता है, क्या करता है, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन उनका पढ़ेंगे, उनका नेम ये ऐसे क्यों रखा गया है ये हम जानेंगे। फिर हम डिस्कवरी की, वो कैसे डिस्कवर हुए हैं, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, कहाँ पर वो डिस्कवर हुए हैं, तो ये हम डिस्कवरी के अंदर पढ़ेंगे। वो प्लांट में कहाँ पर और कैसे सिंथेसाइज होते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और फिर जो भी उनका काम करना होता है वो किस तरीके से उस काम को करते हैं, उनका सिग्नलिंग कैसे चलता है वो हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के सब टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो यहां हम जानने वाले हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड क्या है और ये क्या काम करता है। सो बेसिकली ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जिनको शॉर्ट में हम BR बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइडल फाइटोहार्मोन है। यानी कि ये एक फाइटोहार्मोन है। और कब हम किसी को फाइटोहार्मोन कहते हैं, देखो बेसिकली ये भी एक केमिकल है जैसे बाकी सारे केमिकल है, लेकिन सभी को हम प्लांट हार्मोन्स तो नहीं कह सकते। एक कैटेगरी फिक्स की गई है कि जो भी केमिकल प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट में बनता है और प्लांट में वो काम करता है जो उस प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं उनको डेवलप करने में, उनको करवाने में मदद करता है, उनको हम प्लांट हार्मोन कहेंगे। सो BR जो होते हैं यानी ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होते हैं वो भी ऐसे ही केमिकल हैं जो प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ग्रुप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड हैं। यानी कि ये प्लांट हार्मोन तो हैं, केमिकल तो हैं, लेकिन कैसे बने हैं, स्टेरॉइड होते हैं, मतलब स्टेरॉइड से बने हैं। साथ साथ उनके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, इसीलिए हमने यहां पर कहा है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइडल फाइटोहार्मोन है। और वन मोर थिंग, ये अकेले नहीं है। ऐसा नहीं कि बस BR एक होता है कि बस तुम्हें एक ही केमिकल दिखाई देगा और बस ये BR है, नहीं। ऐसे ही बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें ग्रुप्स हम बोलेंगे, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं, उनको मिला करके वो सारे काम एक ही कर रहे होते हैं और लगभग उनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है। तो तब हम उनको बोल देते हैं कि वो ग्रुप ऑफ BR है जो कि एक्ट कर रहे हैं एज अ प्लांट हार्मोन, ओके। So brasinosteroids are a class of plant hormones that are essential for plant development and growth. They are structurally similar to animal steroidal hormone. हमारे अंदर जो एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स मिलते हैं, कौन से वाले, स्टेरॉइड वाले हार्मोन मिलते हैं, ऐसे ही लगभग ये भी होते हैं। एंड दीज आर द 6th क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। जैसे प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी चल रही थी तो ये 6th नंबर पर डिस्कवर हुए थे। हालांकि हम उस अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो जैसे जैसे डिस्कवरी हुई थी तो ये 6th नंबर पर आकर के डिस्कवर हुआ था आफ्टर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। मतलब ब्रेसिनोस्टेरॉइड से पहले ये बाकी के जो 5 हार्मोन है वो डिस्कवर हो गए थे, उनका फंक्शन भी हमें पता लग गया था कि वो प्लांट में क्या करते हैं। उसके बाद जाकर के ब्रेसिनोस्टेरॉइड का डिस्कवरी हुआ था। These hormones are involved in regulating the division,
देखो उनके फंक्शन भी यहाँ पर बता दिए गए हैं बेसिकली, कि वो डिवीजन, सेल को डिवाइड करवाने में मदद करते हैं, सेल को इलोंगेट होने में मदद करवाते हैं और डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि किसी सेल का हमने फंक्शन फिक्स कर दिया है कि देखो तुम प्लांट में यहाँ रहोगे और ये काम करोगे, इसमें भी BR हेल्प करता है। थ्रू आउट द इंटायर प्लांट लाइफ साइकिल, जो पूरी प्लांट की लाइफ चलती है वहां लगातार BR हेल्प कर रहा होता है सेल को डिवाइड करवाने में, इलोंगेट करवाने में और साथ साथ उनको डिफरेंशिएट करवाने में। सो आई होप इंट्रोडक्शन के बारे में तुम्हें पता लग गया होगा कि BR प्लांट में क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो BR को हम प्लांट के अंदर एज अ फाइटो हार्मोन के रूप में देखते हैं, और फाइटो हार्मोन भी कैसा, जो स्टेरॉयडल प्लांट हार्मोन है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम क्या है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। तो ये नाम कैसे आया है? तो जैसे नाम से ही इंडिकेशन है, ब्रेसिनो का मतलब आपने अगर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो प्लांट की एक फैमिली होती है जिसका नाम है फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, ठीक है, जिसमें मस्टर्ड, जिसको मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। तो वहीं पर उनके जो ब्रेसिकेसी जो है उसी के एक मेंबर से उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। देखो, Asteroid is an organic compound with 4 fused ring arranged in a specific molecular configuration. So basically इनका नाम क्या है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। तो पहले बता दिया है कि इनको स्टेरॉइड क्यों बोला गया है। स्टेरॉइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे तो 1 2 3 4, इनके पास 4 रिंग होती हैं जो आपस में फ्यूज्ड रहती हैं और एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करती है, उन्हें हम स्टेरॉइड बोलते हैं। अब एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे सारे, ये 4 रिंग तो ऐसे फ्यूज्ड होंगी, लेकिन यहाँ पर जो OH है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता है, इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। मानो यहाँ पर CH3 आ जाए, ठीक है, तो रहेगा वो भी BR, लेकिन वो अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और 1979 के अंदर ब्रेसिनोलिड्स, द फर्स्ट BR वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द पोलन ऑफ ब्रेसिका नेपस। जो ब्रेसिका नेपस होता है, जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का ही एक मेंबर है, उसका जो पोलन ग्रेन था वहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी। जैसे तुम्हें अगर पता होगा कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, तो पोलन ग्रेन जो आकर के यहाँ फॉल ऑफ करते हैं, फिर वो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखा गया कि पोलन ग्रेन में ऐसा क्या है जिससे कि वो एक नई, और वो भी इतनी लॉन्ग पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर पा रहा है। कौन ऐसा है जो यहाँ पर आकर के सेल को डिवाइड करवा रहा है, डिफरेंशिएट करवा रहा है और इलोंगेट करवा रहा है। तो फिर देखा गया कि इस पोलन में हमें एक केमिकल देखने को मिला जो कि स्टेरॉइड था, जिसको हमने फिर BR नाम दे दिया, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, BS नाम दे दिया है। यानी कि वो ब्रेसिका नेपस से फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है, तो आ गया है ब्रेसिनो। और स्टेरॉइड्स होते हैं क्योंकि इनके पास ऐसे 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं, तो उनका नाम रखा गया है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं कि ये नाम इनका ऐसे क्यों रखा गया है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं अबाउट द डिस्कवरी, कि ये डिस्कवर कैसे हुए थे। सो देखिए, ब्रेसिनोस्टेरॉइड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1970 when Michel observed that organic extract of rapeseed pollen promote the cell division and stem elongation। यानी कि ये जो अगेन यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ब्रेसिका नेपस, ये जो है ब्रेसिका नेपस, इसके जो रेप सीड, मतलब उसको रेप सीड भी बोलते हैं, तो उसका जो पोलन है वहां पर देखा गया कि पोलन के अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो कि वहां पर सेल डिवीजन को और स्टेम इलोंगेशन को मतलब प्रमोट कर रहा है। फिर 1979 में ब्रेसिनोलिड्स, ये एक BR का ही हमने पढ़ा था ना, BR ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, तो उन्हीं में से ही एक है ब्रेसिनोलिड्स। The first BR was isolated from the pollen of Brassica nepus. Since then, more than 70 BR compounds have been identified in plants.
ठीक है, सबसे पहले ब्रेसिनोलिड्स का डिस्कवर हुआ, उसके बाद देखते चले गए कि सेम सिमिलर स्ट्रक्चर कौन रख रहा है और सेम फंक्शन भी कौन परफॉर्म कर रहा है। तो देखा गया कि ऐसे 70 कंपाउंड्स हैं प्लांट के अंदर जिनके स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है और वो काम एक जैसा ही कर रहे हैं। तो उन सभी को बोल दिया गया कि वो सारे ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्लांट हार्मोन है। लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर है वो ब्रेसिनोलिड्स है, 1979 में डिस्कवर हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पोलन ऑफ ब्रेसिका नेपस। ओके, BRs आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स with the highest concentration in pollen grain and immature seeds। ऐसे मतलब पोलन ग्रेन में इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, एज वेल एज जो इमेच्योर सीड्स होते हैं वहाँ पर भी इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इमेच्योर सीड्स में इसलिए रहेगा ताकि वो फटाफट डिवाइड करवा के उसको मेच्योर बना सके, और पोलन ग्रेन में इसलिए होगा ताकि वहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में भी ये हार्मोन मदद कर सके। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम देख के आए हैं, ये ब्रेसिनोलिड्स की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फ्यूज्ड रिंग है और बाकी ये पूरा एक कार्बन का चेन है। यहाँ OH है, OH है, इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप एक बार एटलीस्ट उसका जो फ्रेमवर्क है वो तो आप समझेंगे ही कि 4 ऐसे रिंग हैं और फिर उसके बाद एक कार्बन की चेन है। चलिए, तो डिस्कवरी हमने बात कर ली है। अब हम देख रहे हैं कि जो BR है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, वो प्लांट में कहाँ कहाँ मिलता है। So BR have been found in organs and all part of the plant, जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, फ्लावर हैं, पोलन है, एंथर है और सीड्स है। लगभग हर जगह आपको ये हार्मोन देखने को मिल जाएगा। BR is universally distributed in all growing tissues of the higher plants, but significantly higher concentration have been detected in seed, pollen and fruit। वैसे तो ये हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन हमें 3 जगहों पर मिलती है, एक सीड में, एक पोलन में और एक डेवलपिंग फ्रूट में। द लेवल ऑफ BR इन द यंग टिश्यूज इज नॉर्मली हायर देन इन मेच्योर वंस। मतलब ऐसे टिश्यूज जो अभी यंग हैं, अभी जिनको ग्रोथ करनी है, वहां पर ये ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू वो ऑर्गन्स जो ग्रोथ कर गए हैं, वो ऑलरेडी मेच्योर हो गए हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था BR हेल्प करता है सेल डिवीजन में, एलोंगेशन में एंड डिफरेंशिएशन में। तो जो पार्ट ऑलरेडी मेच्योर हो गया है उसके पास सेल भी डिवाइड कर गए हैं, एलोंगेट भी हो गए हैं और उनका फंक्शन भी डिसाइड हो गया है, तो वहां पर BR ज्यादा नहीं होगा क्योंकि BR का वहां पर कोई काम नहीं है। लेकिन जो अभी यंग हैं, जो अभी ग्रोथ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एलोंगेट करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे, वहां पर BR ज्यादा मिलेगा क्योंकि सारा काम BR का ही है। सो बेसिकली वो जो यंग टिश्यूज होते हैं वहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है एज कंपेयर टू वहां जो मेच्योर हो गए हैं। सो आई थिंक ये बात भी समझ आ गई है। सो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं, हमने इनका नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है कि इनका नाम ये जो क्यों पड़ा है, और थर्ड हमने देख लिया है कि डिस्कवरी कैसे हुई है। अब हमने देख लिया है कि वो कहाँ कहाँ प्लांट में ज़्यादा मिलते हैं। अब हम देख रहे हैं ऐसी 2 फॉर्म जो BR की हाईली मतलब सबसे ज़्यादा मिलती है प्लांट में। तो एक्टिव फॉर्म भी बोल सकते हैं कि जो अगर हम डिस्कवरी करने चले, हम एक प्लांट को देखने चले तो वहाँ पर हमें 2 BR की फॉर्म कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली मिल रही हैं, तो उनको हमने एक्टिव फॉर्म बोल दिया है, जिसमें एक तो है ब्रेसिनोलिड्स जिसको हम अभी भी देख के आए थे, और एक है CS यानी कैस्टास्टिरोन्स। तो ये 2 फॉर्म आपको याद रखनी है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ रहेगा? सारे स्ट्रक्चर सेम है। ये 4 फ्यूज्ड रिंग है, ये तो ऑफ कोर्स होंगी ही क्योंकि ये स्टेरॉइड की पहचान है। ये 4 फ्यूज्ड रिंग जो है स्टेरॉइड की पहचान है, और हमने पढ़ा है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये भी स्टेरॉइड होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी। यहाँ पर ये वाला फ्रेमवर्क भी सेम है, देखो यहाँ पर ये भी सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, बस जो डिफरेंस आया है वो केवल यहाँ पर आया है। ये H की पोजीशन भी सेम है, डबल बॉन्ड O है यहाँ, लेकिन यहाँ पर इस रिंग में ये एक और O आ गया है यहाँ इन ब्रेसिनोलिड्स, जबकि ये CS में नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन दोनों काम एक जैसा ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका नाम है ब्रेसिनोलिड्स BL और इसका नाम है कैस्टास्टिरोन। ये दोनों ही BR की एक्टिव फॉर्म है, तो तुम्हें इनके नाम भी याद रखने हैं, इनके स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आसान है, तुम याद रख सकते हो, और दोनों में किस पॉइंट पर आकर के डिफरेंस हुआ है वो भी तुम याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया है बायोसिंथेसिस, मेन पार्ट कि वो प्लांट में सिंथेसाइज
कैसे होते हैं। सो देखिए, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कैम्पिस्ट्रोल वाया द सेवरल साइटोक्रोम P450 कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। इनको बिल्कुल डिटेल में मैं तुम्हें समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आपने पढ़ा है अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर जीए की जो सिंथेसिस है वो हमने पढ़ी थी, तो वहाँ एक वर्ड आया था दैट इज IPP, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। ऐसे ही DMAPP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन पायरोफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म नहीं है इसकी, डाई मिथाइल एलाइल, हाँ डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, सो बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। थोड़ा बहुत इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा, आइसोमर है एक दूसरे के। सो ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो बनता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 10 कार्बन का होता है, जिनको हम मोनोटर्पीन्स बोलते हैं। ये जो वर्ड है टर्पीन्स, ये 10 कार्बन को इंडिकेशन करता है, ठीक है। सो ये मोनोटर्पीन्स होते हैं, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो 5 कार्बन का ये है, 5 कार्बन का ये है, दोनों मिले तो 10 कार्बन हो गए हैं, उसको हम जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कहेंगे और मोनोटर्पीन्स भी बोलते हैं। फिर जब ये इसमें हम फिर से अगर एक IPP को ऐड कर देते हैं, ये वाला जो है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को अगर मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, तो ये ऑलरेडी 10 कार्बन का है और 5 कार्बन का ये होता है, तो ये बन जाएगा 15 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, और उसको हम सिस्कीटार्पीन्स भी बोलते हैं। यानी कि 15 कार्बन जो है उसको सिस्कीटार्पीन्स भी बोलते हैं और फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर जब इसमें हम अगेन एक IPP को ऐड कर देंगे, ये भी 5 कार्बन का है, तो 15 ऑलरेडी था, 5 कार्बन और ऐड कर दिया तो इट विल बी 20 कार्बन कंपाउंड, जिसको जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। क्योंकि अगर हम एक लगाते हैं तो 10 कार्बन है, अब 20 हो गए हैं तो सेकेंड मतलब 2 टाइम लगाएंगे, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 20 कार्बन का होता है और उसको हम डाइटार्पीन्स भी बोलते हैं। जब ऐसा ही एक और कंपाउंड बना हो और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है टेट्राटार्पीन्स, जो कि 40 कार्बन का है। तो ये एक बेसिक फिनोमिना होता है, जितना उसको हम बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं ऐड करते हुए। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे ब्रेसिनोस्टेरॉइड की बायोसिंथेसिस की, तो ये कंपाउंड वहां पर मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। सो देखो कहाँ कैसे करेगा, ये है मेन बायोसिंथेसिस। सो दिस इज फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 15 कार्बन का है। अगेन दिस वन फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, ये भी 15 कार्बन का है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो बनता है ट्राइटार्पीन्स। ट्राई इन द सेंस देखो, मोनोटार्पीन्स 10 कार्बन, डाइटार्पीन्स 20 कार्बन और ट्राइटार्पीन्स यानी 30 कार्बन, 15 ये 15 ये, तो ये बन जाता है स्क्विलीन, इसको स्क्विलीन बोलते हैं। और ये ट्राइटार्पीन्स है यानी 30 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है। जब ये बन गया है फिर यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ से CO2 का रिमूवल होता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 30 कार्बन का था तो ये बन जाता है 29 कार्बन का एक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोआर्टिनोल। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोआर्टिनोल। सो ये क्या है? पेंटासाइक्लिक स्टेरोल से, यानी कि इसमें 5 साइकिल हो जाती हैं और स्टेरोल हो जाएगा ये। ऑल प्लांट स्टेरोल्स डिराइव्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड। प्लांट में जितने भी स्टेरॉइड कंपाउंड हैं, प्लांट में जितने भी ऐसे कंपाउंड जो स्टेरॉइड हैं, वो सब यहीं से बनते हैं। यानी सबसे पहले ये फ्यूज करेंगे और ये पूरी रिएक्शन चलेगी। उसके बाद हमें जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एंजाइम आकर के उसको अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये पेंटासाइक्लिक स्टेरोल है और जितने भी प्लांट में स्टेरोल्स होते हैं वो सब यहीं से डिराइव होते हैं, दैट इज साइक्लोआर्टिनोल से। फिर यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, एक नहीं होगी, कई सारे स्टेप्स यहाँ होते हैं, कई सारी रिएक्शन होती है और फिर हमें मिलता है कॉम्पिस्ट्रोल। ठीक है, ये जो वर्ड हमने यहाँ लिखा था ना, ये वाला, ये अब यहाँ आया है कैम्पिस्ट्रोल। ठीक है, ये तो यहाँ ये क्या है? ये 28 कार्बन का बना हुआ स्टेरॉइड प्रोजेनेटर है। यानी कि यहाँ तक देखो ये 29 हो गया था
क्योंकि यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, 30 कार्बन का था, एक CO2 निकला तो ये 29 कार्बन का हो गया। जो बीच में रिएक्शन हुई है यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और फाइनली ये बन गया है 28 कार्बन का स्टेरॉइड प्रोजेनिटर, जिसको हम कैंपेस्ट्रोल बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी कई सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं और यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज, जिसको हम शॉर्ट में CYPS भी बोलते हैं। तो जो हमने यहाँ पर ये बात पढ़ी थी कि ये इससे सिंथेसाइज होते हैं और कौन सा एंजाइम आकर के काम करता है, साइटोक्रोम P450 कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। तो ये एंजाइम यहाँ आएगा और ये बना देता है फाइनली कार्टास्टिरोन। ठीक है, ये एक इमीडिएट प्रिकर्सर होता है Br का। फिर जैसे ही यहाँ आता है Br ऑक्सीडेज आकर के इसको कन्वर्ट कर देता है ब्रेसिनोस्टेरोल्स में या फिर ब्रेसिनोस्टेरॉइड में। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, ये बना कैसे है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये कैसे बना है। इसके बाद जब ये फ्यूज होते हैं तो बनता है स्क्रीलिन, जिसको ट्राइटार्पिन्स बोलते हैं। वहाँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तब बनता है साइक्लोआर्टिनोल, जो कि 29 कार्बन का होता है। फिर यहाँ बहुत सारी रिएक्शन होकर के बनता है कैंपेस्ट्रोल, जो कि 28 कार्बन का है। उसमें आकर के एंजाइम एक्ट करता है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज और उसको कन्वर्ट कर देता है कैटास्टिरोन में, जो कि इमीडिएट प्रिकर्सर है Br का। फिर वहाँ पर Br ऑक्सीडेज आकर के इसको कन्वर्ट कर देता है ब्रेसिनोस्टेरोल्स में। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्लांट में सिंथेसाइज होता है। ओके, अभी हम बात करेंगे अबाउट द सिग्नलिंग पाथवे, यानी Br कहाँ है, कैसे डिस्कवर हुआ है, ये नाम कैसे आया है, कौन सी एक्टिव फॉर्म है, कैसे सिंथेसाइज हुआ है, सब हमने देख लिया है। अब Br बन तो गया है प्लांट में, हमने ये भी देख लिया काम क्या क्या करता है, लेकिन वो काम कैसे करता है। अगर मैं कह रही हूँ कि Br है और वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, तो कैसे करेगा, वो किन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, किन को डीएक्टिवेट करेगा, मतलब सेल में क्या चेंज आएगा जब Br अपना काम करना चाहेगा। ठीक है, तो ये होता है सिग्नलिंग पाथवे, कि वो कैसे कैसे चीज़ों को ऑपरेट करके अपना काम करवाता है सेल में, तो उसको बोलते हैं सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे में हमने जितने भी पाथवे पढ़े हैं तो इतना तो हम समझ ही गए हैं कि हर एक पाथवे के लिए एक रिसेप्टर होता है, एक लिगेंड होता है। लिगेंड तो बेसिकली जिस हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो लिगेंड क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है। तो Br यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके आया है, अगर सेल को डिवाइड करवाना है तो Br बना है। Br ये बोलने के लिए आया है कि देखो सेल डिवाइड करवा दो, सो लिगेंड तो अपना Br ही होगा। यहाँ एक रिसेप्टर होगा जिससे आकर के Br बाइंड करेगा। फिर वहां पर कुछ नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं जिनको आकर के ये पाथवे ब्लॉक कर देता है। कुछ यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं जो आकर के चीज़ों को ऑपरेट करवाते हैं। सो प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी काम अगर सेल में होना है, ये मानो सेल है, कुछ भी काम अगर हमें करवाना है तो वो प्रोटीन करते हैं। कुछ भी काम हो वो सब प्रोटीन करते हैं, लेकिन प्रोटीन वो बनता कैसे जो वो काम करेगा। जैसे मानो अगर सेल को डिवाइड करवाना है तो ये कौन डिवाइड करवाएगा, प्रोटीन करवाएंगे। बट वो प्रोटीन भी तो कई सारे होते हैं, हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है जो आकर के सेल को डिवाइड करवाएगा। ये प्रोटीन कहाँ से बनता है, ये बनता है mRNA से। mRNA कहाँ से बनते हैं, जीन से, यानी कि DNA से। और इस जीन का एक्टिवेशन जरूरी है। अब हमें क्या पता सेल को डिवाइड करवाना है, जब कोई फैक्टर आएगा, मानो Br आएगा, वो आकर के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर फिर कुछ और चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। फाइनली उनका मोटिव होता है कि जाकर के इस जीन को एक्टिवेट कर दिया जाए, इस जीन को बता दिया जाए कि अब तुम्हारी बारी है, प्रोटीन बनाओ। तो जितना भी पाथवे यहाँ चलता है Br के आने से लेकर के, उन सबका मोटिव होता है कि वो जीन जो ये प्रोटीन बनाएगा उसको एक्टिव कर दिया जाए। तो फिर वो जीन जैसे एक्टिव होता है तो उससे mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो यहाँ पर अगर Br आया है तो उसका मोटिव बस इतना है कि किसी तरीके से मैं इस जीन को एक्टिव कर दूं। जो भी बीच में चीज़ें रोक रहा है उसको हम बोल देंगे नेगेटिव रेगुलेटर, और जो इसके इस काम में हेल्प करेगा उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव रेगुलेटर। तो जैसे ही पाथवे चलेगा तो नेगेटिव रेगुलेटर जो उसको रोक रहे हैं ये इनको रोक देगा, और ऐसे फैक्टर जो उसके काम में मदद कर रहे हैं उनको वो एक्टिवेट कर देगा।
तो किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में रिसेप्टर होते हैं जो आकर के सबसे पहले लिगेंड जिनसे बाइंड करते हैं, जिनको सबसे पहले आकर के वो बताता है कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ। रिसेप्टर के कई सारे दोस्त होते हैं, वो उनको जा करके बताता है कि इस काम के लिए अब काम करना है, तो फिर वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सो द ट्रांसडक्शन पाथवे हैज़ अ क्रिटिकल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रिसेप्टर। अब एक बात हम नॉर्मली समझते हैं कि अगर कोई लिगेंड स्टेरॉइड है तो उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों? मानो ये कोई भी एक सेल है और ये लिगेंड है, अगर ये लिगेंड स्टेरॉइड है तो हम ये कहते हैं, और होता भी है, कि वे अंदर चले जाएंगे सीधा, और उनके जो रिसेप्टर होंगे वो सेल के अंदर होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर होते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड इस सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो अंदर आकर के अपना रिसेप्टर अंदर ही रखेंगे। लेकिन ऐसे लिगेंड जो कि प्रोटीन से बने होते हैं तो वो डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके रिसेप्टर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। इस तरीके से हमारा हार्मोन कैसा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेरॉइड है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड है। तो इस लहजे से इसका जो रिसेप्टर है वो तो बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए था, है ना, क्योंकि स्टेरॉइड है तो अंदर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो रिसेप्टर है वो अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर ही होता है। ठीक है, चलिए, सो रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लांट स्पेसिफिक ल्यूसिन रिच रिपीट रिसेप्टर काइनेज लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परसीव द बीआर आउटसाइड द सेल। यानी कि बीआर का जो रिसेप्टर है वो आधा बाहर होता है और आधा अंदर होता है, और उस रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज एक्टिविटी इन द सेंस कि वो प्रोटीन को ऐड कर सकता है। काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी और पर या खुद पर ही फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये भी क्या है, ऐसे रिसेप्टर है जिनके पास काइनेज प्रॉपर्टी होती है। कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, और उनके पास ल्यूसिन रिच रिपीट्स होते हैं जिनको हम LRR बोलते हैं। ठीक है, और नाम क्या है इस हार्मोन का? नाम है BRI1, ब्रेसिनोस्टेरॉइड इनसेंसिटिव 1। दिस इज द नेम ऑफ BR रिसेप्टर। लिगेंड क्या होगा? ऑफ कोर्स BR होगा। और सिग्नलिंग पाथवे क्या होगा? फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन पाथवे। हमने पढ़ा है ना कि चीजें जैसे एक्टिव हो जाती हैं तो अंदर भी कई सारे चेंज आते हैं। किसी को एक्टिव किया जाता है तो किसी को डीएक्टिव किया जाता है या फिर इनएक्टिव किया जाता है। तो वो डीएक्टिव करना, एक्टिव करना, इनएक्टिव करना किस तरीके से करता है? तो वो फोस्फोराइलेशन और डीफोस्फोराइलेशन पाथवे से चीज़ों को एक्टिव या इनएक्टिव करता है। ठीक है, सो ये बेसिकली सारी बातें हैं अबाउट द सिग्नलिंग पाथवे। अभी हम देखेंगे कि कैसे काम होगा। Activation of BRI1 leads to initiation of kinase cascade reaction that carries the signal into the nucleus। जैसे यहाँ पर देखो, मानो ये कोई भी एक सेल है और यहाँ होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जब वो दूसरे सेल से कनेक्ट होते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ बायोसिंथेटिक एंजाइम्स आए और उन्होंने क्या किया, ब्रेसिनोलिड्स बना दिए हैं, मतलब कि वो कंपाउंड्स बना दिए हैं जिससे ब्रेसिनोस्टेरॉइड बनता है। तो इस सेल में बेसिकली हुआ क्या है, इस सेल में आप एक बात और नोट कर सकते हैं कि सिंथेसिस कहाँ हुई है? ER में हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर BR बन गया है। अब BR प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ये जाएगा दूसरे सेल में। यहाँ जाने के बाद फिर ये जो प्रिकर्सर की फॉर्म में था ये कंप्लीट ब्रेसिनोस्टेरॉइड बन जाता है और यहाँ पर आकर के रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा और किसी दूसरे निकल के किसी दूसरे रिसेप्टर पर भी बाइंड कर सकता है और फिर यहाँ पर जाकर के चीज़ों को एक्टिवेट करेगा और यहाँ प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये मानो कोई फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। यहाँ पर कुछ बायोसिंथेटिक एंजाइम्स आए, उसने क्या बना दिया, ब्रेसिनोलिड का प्रिकर्सर बना दिया है, यानी कि कंप्लीट ब्रेसिनोस्टेरॉइड है नहीं, बस इसका प्रिकर्सर है। ठीक है, फिर ये मूव करेगा दूसरे सेल में। इस दूसरे सेल में बायोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं जो कि इस ब्रेसिनोलिड के प्रिकर्सर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रेसिनोलिड्स में, यानी इस सेल में आकर के कंप्लीट ब्रेसिनोस्टेरॉइड बना है।
हो सकता है यहाँ पर इस सेल में वो एंजाइम प्रेजेंट ना हो जो कि ब्रेसिनोलिड के प्रीकर्सर से ब्रेसिनोस्टेरॉइड बनाते हैं, और वो कौन सा है, बीआर ऑक्सीडेज। जैसे देखो हमने अपने पाथवे में पढ़ा था, यहाँ पर ये क्या है, इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ बीआर है, यानी कि कैटास्टिरोन। यहाँ एंजाइम आता है बीआर ऑक्सीडेज, ये आकर के इसको कन्वर्ट करता है ब्रेसिनोस्टेरोल्स में। तो ये जो दो सेल हमने पढ़े हैं, हो सकता है इस सेल के अंदर बीआर ऑक्सीडेज ना प्रेजेंट हो, तो बस यहाँ पर इसका प्रीकर्सर बनता है, फिर प्रीकर्सर बन करके दूसरे सेल में मूव कर जाएगा जहां पर वो बायोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा जो इस प्रीकर्सर को कन्वर्ट कर देगा ब्रेसिनोस्टेरॉइड में। फिर ये यहाँ पर बन गया है, अब ये डिफ्यूज कर जाएगा बाहर और जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ पर भी बाइंडिंग होगी, और अगर इस सेल में भी हमें सिग्नलिंग चलवानी है तो ये जो बना है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये यहाँ डिफ्यूज करके यहाँ पर भी बाइंड करेगा और यहाँ पर भी चीजें ऑपरेट होंगी जो बीआर करवाना चाहता है, और यहाँ पर भी होंगी। ठीक है, सो बेसिकली ये इस तरीके से बीआर काम करता है, यानी जिस सेल में बना है वहां पर भी सिग्नलिंग करेगा और कोई दूसरा सेल जहां बीआर नहीं बन सकता है वहां जाकर भी सिग्नलिंग करवाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं प्रॉपर सिग्नलिंग की, कैसे काम होता है। सो BRI1 इंटरेक्ट विद BRI1 एसोसिएटेड रिसेप्टर काइनेज, जिसको हम BAC1 बोलते हैं, एंड रेगुलेट द इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रेगुलेटर्स ऑफ द BR सिग्नलिंग, दैट इज BZR1 एंड BES1। जैसे ही अपना BRI क्या है, अच्छा तुम थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर कितने आ गए हैं, BRI1, BAK1, BZR1, BES1, तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है अगर ध्यान से नहीं समझोगे। सो बेसिकली ये है रिसेप्टर, दैट इज BRI1। जैसे ही ये एक्टिव होता है तो वहीं पर BAK1 नाम का एक प्रोटीन होता है जो साथ में एसोसिएट हो जाता है, और जैसे ही दोनों एसोसिएट होते हैं तो वो जाकर के आगे एक्टिव करते हैं BZR1 को एंड BES1 को। क्यों एक्टिव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ये एक्टिव हुए तो ये वो काम कर पाएंगे जो ये करवाना चाहते हैं, तो आकर के ये इसको एक्टिव करते हैं। Increased BR level result in dephosphorylation of BZR1, which facilitate the binding of dephosphorylated BZR1 to conserve EBOX and BRRE element in target BR responsive gene promoter। तो जैसे ही ये एक्टिव हुए तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है जिसको हमें एक्टिवेट करवाना है, ये जाकर के उस जीन को एक्टिवेट करते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन फिर वो काम करता है जिसके लिए यहाँ BR ने सब काम करवाया है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट द BR रिसेप्टर। कौन है, BRI1 ब्रेसिनोस्टेरॉइड इंसेंसिटिव 1, ये BR का रिसेप्टर है। तो देखो BRI1 रिसेप्टर इज अ सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट ऑर्गेनाइज इन 3 पार्ट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है BR के रिसेप्टर का। क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, यानी कि रिसेप्टर का कुछ पार्ट सेल के बाहर होता है, कुछ पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है, उसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन को केवल सिंगल टाइम पास करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ केवल बस एक ही बार पास करता है। सो BRI1 रिसेप्टर एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी कि जो सेल के बाहर है वो एन टर्मिनल है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, जिसके पास 25 ल्यूसिन होते हैं, यानी कि जो अमाइनो एसिड है ल्यूसिन वो होते हैं। तो यहाँ 25 ल्यूसिन रिच रिपीट्स होते हैं। बिटवीन 21 एंड 22 आइलैंड डोमेन प्रेजेंट, एंड आइलैंड डोमेन और साथ में जो 22 वाला ल्यूसिन है वो बाइंडिंग साइट बनाते हैं BR के लिए। स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है और एन टर्मिनल वाला है। यहाँ कंप्लीट 25 ल्यूसिन होते हैं, यहाँ तक 21 है और यहाँ 21 से 25 तक है। 21 ये वाला जो है 21 है और यहाँ ये 22 है। इन दोनों के बीच में एक आइलैंड डोमेन होता है, ये देखिए ये आइलैंड डोमेन है।
ये आइलैंड डोमेन और जो 22 वाला ल्यूसीन है दिस वन, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं BR के लिए बाइंडिंग साइट। यानी कि जैसे ही BR आएगा तो BR आकर के इस आइलैंड डोमेन और जो 22 वाला ल्यूसीन है उन पर आकर के बाइंड करता है। परफेक्ट। सो एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन है उसमें 25 ल्यूसीन होते हैं। 21 और 22 जो ल्यूसीन है उनके बीच में आइलैंड डोमेन प्रेजेंट होता है और ये आइलैंड डोमेन साथ में 22 वाला ल्यूसीन दोनों मिलकर के BR के लिए बाइंडिंग साइट बनाते हैं। फिर आता है ट्रांस मेम्ब्रेन वाला डोमेन जो हेल्प करता है होल्ड द रिसेप्टर इन द मेम्ब्रेन, जो कि मतलब हेल्प करेगा इसको पास करवाने में। तो बेसिकली ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसके बाद आता है साइटोसोलिक डोमेन, मतलब वो डोमेन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है, यानी कि वो सेल के अंदर आ गया है और ये हेल्प करता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन में। हमने पढ़ा था ना कि रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी होती है, तो वो यहीं पर होती है काइनेज एक्टिविटी। ठीक है। सो 3 पार्ट है, एन टर्मिनल ट्रांसमेम्ब्रेन वाला डोमेन और ये सी टर्मिनल जो कि साइटोप्लाज्म में है। अब ये जो सी टर्मिनल है या फिर ये जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके पास भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। साइटोसोलिक डोमेन हेल्प करता है जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन में, उसके पास 3 डोमेन है। सबसे पहले है JKR यानी कि जक्स्टा मेम्ब्रेन रीजन। जस्ट इसका नाम बस इसलिए रख दिया है क्योंकि ये इसके पास में है बिल्कुल, मतलब ये वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन है उसके पास में है ये वाला पार्ट, तो उसको जक्स्टा मेम्ब्रेन रीजन बोल दिया गया है, जो नियर टू द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसके बाद सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है KD यानी कि काइनेज डोमेन। ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड काइनेज डोमेन। इसके पास डुअल स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि हमने पढ़ा है कि काइनेज जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली वो सेरिन और जो थ्रेनिन है वहां पर ऐड करते हैं फोस्फेट को, और कुछ ऐसे होते हैं जो टायरोसिन रेजिड्यू पर फोस्फेट को ऐड करते हैं। लेकिन ये वाला जो काइनेज डोमेन है ये दोनों पर करेगा, यानी चाहे तो वहाँ सेरिन हो, थ्रेनिन हो या फिर टायरोसिन हो, सभी पर ये फोस्फेट को ऐड करने के लिए कैपेबल है। तो इसलिए बोला गया है जो काइनेज डोमेन है, साइटोसोलिक डोमेन का जो काइनेज डोमेन है उसके पास डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज फोस्फोराइलेटेड सेरिन, थ्रेनिन एज वेल एज द टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक है। और ये क्या करता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन, यानी खुद को ही फोस्फोराइलेट कर लेता है एक्टिव करने के लिए। फिर थर्ड आता है सी टेल, इसको बोलते हैं सी टेल यानी कि सी टर्मिनल रीजन, और ये नेगेटिवली रेगुलेट BRI1 इन द एब्सेंस ऑफ BR। अगर BR नहीं है तो रिसेप्टर को इनएक्टिव होना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो सी टेल वाला रीजन है, जब BR नहीं है तो पूरे रिसेप्टर को ऑफ रखने की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है। सो बेसिकली ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है BRI1 का, जो कि BR के एब्सेंस में नेगेटिव इफेक्ट डालता है और जिससे कि ये पूरा बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही BR आता है, BR यहाँ बाइंड करता है, तो ये आकर के जो सी टेल वाला रीजन है उसके इफेक्ट को बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि अब BR आ गया है, अब इसको एक्टिव होना है, लेकिन ये करता है इनएक्टिव। तो जैसे ही BR आकर के बाइंड करता है सबसे पहले इसका इफेक्ट जो है उसको नलिफाई कर दिया जाता है ताकि ये सारा काम कर सके। सो ये पूरा है BRI1 रिसेप्टर, जिसमें ये एन टर्मिनल है जहां BR आकर के बाइंड करता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो उसको मेम्ब्रेन से पास करवाता है, और ये साइटोसोलिक डोमेन है जो कि काइनेज मतलब उसको ऑटोफॉस्फोराइलेट करने में हेल्प करेगा। और अगर BR नहीं है तो यहाँ पर ये BR जब नहीं होता है तो नेगेटिव रेगुलेट करके इसको ऑफ भी करवाने में मदद करता है। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि ये रिसेप्टर अब काम कैसे करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और हमने पढ़ी थी कि BRI1 जब एक्टिव हो जाता है तो BRI1 तो क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो उसको एक दोस्त की रिक्वायरमेंट है जिसको बोला गया है को रिसेप्टर। ये कहता है कि मैं एक्टिव तो हो गया हूं
लेकिन मुझे काम करने के लिए एक और साथी की ज़रूरत है, तो वो आता है BAC1, BAK1, यानी कि BRI1 एसोसिएटेड काइनेज डोमेन, जिसको को रिसेप्टर ऑफ BRI1 बोला जाता है। जैसे ये तो पूरा BRI1 अपना रिसेप्टर है BR का, उसके पास में ही उसका को रिसेप्टर होता है जिसको बैक बोलते हैं, यानी BRI1 एसोसिएटेड काइनेज। ये भी काइनेज डोमेन है, यानी इसके पास भी फॉस्फेट ऐड करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसके पास भी देखो यहाँ ल्यूसीन रिच रिपीट होते हैं 1 to 5, इसके पास कितने हैं 25 है, इसके पास 1 to 5 हो सकते हैं। फिर एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से पास करवाता है। ये है यहाँ पर, ये तो ल्यूसीन रिच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको प्रोलीन रिच रीजन बोलते हैं। फिर ये जो मेम्ब्रेन से पास करवाता है दिस इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और फिर ये आ जाता है साइटोसोलिक डोमेन, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं अगेन। जक्स्टा मेम्ब्रेन रीजन जो कि इसके पास में है, मेम्ब्रेन के पास में, ये है काइनेज डोमेन जो कि फॉस्फेट ऐड करेगा, और ये होता है इसका सी टर्मिनल रीजन। तो ये है बैक, ये है BRI1। तो जब ये इनएक्टिव है तब इसको कोई ज़रूरत है नहीं बैक की, क्योंकि खुद ही इनएक्टिव है, इसको खुद ही काम नहीं करना है, तो ये बैक भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि अब मुझे काम करना है, तब वो बैक को बुलाता है और साथ में रिसेप्टर को रिसेप्टर साथ में मिलकर के आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन एब्सेंस ऑफ BR की एब्सेंस में क्या होता है। मानो अगर सेल में BR नहीं है तो ये सारा पाथवे कैसे चलेगा। So BRI1 in inactive state, and at this time a kinase inhibitor protein BKI1 is also associated with the BRI1 kinase domain। हमने कहा था कि अगर BR नहीं है तो ये इसका एन टर्मिनल है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन वाला पार्ट है और ये साइटोसोलिक डोमेन है। तो इसका जो सी टेल वाला पार्ट है ये तो बेसिकली इसको नेगेटिव रेगुलेट कर ही रहा है। अगर BR नहीं है तो ये तो इसको नेगेटिव रेगुलेट करता ही है, साथ साथ यहाँ एक और प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि BR अगर नहीं है तो उसको एक्टिव नहीं होने देना है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है BKI1, यानी BRI1 काइनेज इनहिबिटर, यानी ऐसा प्रोटीन जो इसका काइनेज डोमेन है उसको इनहिबिट कर देगा। यानी ये इसका काइनेज वाला डोमेन है, काइनेज वाला डोमेन है, तो ये आकर के इसके बाइंड हो करके इसको इनहिबिट करवा देता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव होता है इससे एसोसिएट होता है बैक, और जब ये इनएक्टिव है तो इससे एसोसिएट होता है ये BKI, यानी BRI काइनेज इनहिबिटर। अब ये नेगेटिव रेगुलेटर हो गया है। BIN2 ब्रेसिनोस्टेरॉइड इनसेंसिटिव 2 इनहिबिटर ऑफ BR सिग्नलिंग, ये भी क्या है, BR सिग्नलिंग का इनहिबिटर है। इट इज अ काइनेज दैट एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। इन एब्सेंस ऑफ BR phosphorylated BIN2 enter into the nucleus and phosphorylate BES1 and BZR1। BIN2 क्या करता है कि यदि BR नहीं है तो ये एक्टिव रहेगा, और इसको एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि जैसे मानो ये BIN2 है तो इस पर जब फॉस्फेट लगा होता है तो ये एक्टिव रहेगा। अगर इसका फॉस्फेट हटा दिया जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो यदि BR नहीं है तो उस पर फॉस्फेट लगा रहता है और ये एक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ही एक्टिव रहता है तो ये करेगा क्या, ये जाकर के जो BZR1 है जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं BR के, उनको जाकर के इनएक्टिव करवा देता है। ठीक है, फिर जो BES1 जो हमने पढ़े हैं अभी BZRI1, ये क्या है, दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ BR सिग्नलिंग प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बट देयर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एक्सपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर डिग्रेडेशन। एंड जो BKI1 है ये क्या है, BRI1 काइनेज इनहिबिटर है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से काम चलता है। ये यहाँ पर फुल फॉर्म भी बताई गई है कि जो BKI1 है दैट इज BRI1 काइनेज इनहिबिटर 1, और BIN2 जो है ब्रेसिनोस्टेरॉइडल इनसेंसिटिव 2, ये नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं BR सिग्नलिंग के। यानी अगर BR नहीं है तो ये 2 प्रोटीन ऐसे हैं जो पूरे पाथवे को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार डायग्राम की हेल्प से जरूर समझेंगे, वरना तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे।
देखिए यहां Br नहीं है, सो जो बैक है ये है बैक, BAK, यानी BRI1 एसोसिएटेड काइनेज है ये। और ये क्या है, ये रिसेप्टर है BRI1 जो कि डाइमर फॉर्म में एक्टिव होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए थे। तो यदि ये खुद इनएक्टिव है तो बैक इससे दूर ही रहेगा, इसके पास में नहीं आएगा। और जब ये इनएक्टिव है तो BKI1 यानी BRI1 काइनेज इनहिबिटर आकर के इसके काइनेज डोमेन पर बाइंड हो जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि ये एक्टिव ना हो जाए। ठीक है, सो BR नहीं है तो सबसे पहले काम होगा कि बैक इससे दूर ही रहेगा। सेकंड क्या होगा कि जो BKI1 है वो आकर के काइनेज डोमेन पर बाइंड हो जाएगा, ये फुल श्योर करने के लिए कि ये रिसेप्टर किसी भी हाल में एक्टिव ना हो जाए। तो ये तो चल रहा है रिसेप्टर के साथ में। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, देखो न्यूक्लियस में यहाँ कुछ जीन प्रेजेंट हैं, वो जीन जो कि एक्टिव होकर के वो काम करते हैं जो BR करवाना चाहता है, लेकिन यदि वहाँ BR नहीं है तो वो काम भी नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिसका नाम है BES1 और BZR1, ये यहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन BR अगर नहीं है तो ये जो जीन है एक्सप्रेस नहीं होगा, और ये एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करते हैं, तो आकर के इनको ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्टिव रहे और यहाँ आकर के बाइंड कर गए तो वो सारा काम तो हो जाएगा जो BR करवाना चाहता है, लेकिन जब BR यहाँ नहीं है तो वो काम भी नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ आता है BIN2, सेकेंड नेगेटिव रेगुलेटर BIN2, जो कि है ब्रेसिनोस्टेरॉइड इनसेंसिटिव 2, जिस पर अभी फॉस्फेट लगा है। जब इसके पास फॉस्फेट होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये BIN2 जैसे ही एक्टिव होता है तो फटाफट न्यूक्लियस में चला जाएगा। न्यूक्लियस में जाकर के ये जो BES1 है, BZR1 है, इन पर फॉस्फेट ऐड कर देगा, क्योंकि अगेन ये भी क्या है, काइनेज है, यहाँ फॉस्फेट ऐड कर देगा। और ये जो दोनों फॉर्म है ये एक्टिव होती है जब इनके पास फॉस्फेट नहीं होता। जैसे ही BIN2 आकर इन पर फॉस्फेट ऐड करता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ये इनएक्टिव हुए उनको, जैसे मतलब इनके पास फॉस्फेट लगा, इनको न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर। जैसे ही फॉस्फेट ऐड हुआ तो उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जैसे ये बाहर जाते हैं तो वहां पर इनको डिग्रेड करवा दिया जाता है। ठीक है, सो BR का जो सिग्नलिंग पाथवे है कंप्लीट, उसके दो नेगेटिव रेगुलेटर हैं। एक है BKI1 जो ये इंश्योर करता है कि रिसेप्टर एक्टिव ना हो जाए, और जो दूसरा नेगेटिव रेगुलेटर है दैट इज BIN2, ये इंश्योर करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो जाकर के जीन से बाइंड ना हो जाए। तो ये आकर के इसको इनहिबिट करता है और ये BIN2 आकर के इनको इनहिबिट करता है। फिर जैसे ही इनके पास फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म में आते हैं तो उनको डिग्रेड करवा दिया जाता है। हर तरीके से इंश्योर कर दिया गया है कि BR अगर नहीं है तो BR का पाथवे भी नहीं चलेगा। परफेक्ट। आगे देखते हैं कि यदि BR आ गया तो क्या होगा। अब देखो BR आ गया है तो अब चीजें थोड़ी सी अपोजिट चलेंगी। जो नेगेटिव रेगुलेटर थे दैट इज BKI1 और BIN2 उनको खत्म कर दिया जाएगा, और जो पॉजिटिव रेगुलेटर है उनको एक्टिवेट किया जाएगा। तो जैसे ही BR आया सबसे पहले वो बाइंड करता है यहाँ पर, ये क्या है, आइलैंड डोमेन है प्लस 22 वाला ल्यूसीन है, इस पर आकर के BR ने बाइंड कर लिया है। जैसे ही यहाँ BR बाइंड करता है तो ये जो काइनेज डोमेन है ये अपना ही फॉस्फोराइलेशन कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेगा खुद का ही। देखो फॉस्फेट जैसे ऐड कर लिए हैं, जैसे ही यहाँ फॉस्फेट ऐड हुए तो इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी थी BKI1 के साथ में, जो नेगेटिव रेगुलेटर था, वो रिलीज हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ फॉस्फेट का एडिशन हुआ तो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हुए और ये खुद पे खुद वहां से निकाल दिया गया। तो अब ये निकल गया है। अब जैसे ये निकला चीजें सारी एक्टिव हो गई हैं। जैसे ये एक्टिव हुआ उसे लगा कि हाँ मुझे काम करना पड़ेगा, अब मुझे बैक की जरूरत है, तो फिर यहाँ बैक आता है। अब देखो ये तो रिसेप्टर जो अपना एक्टिव हो गया था, ये बैक है जो कि को रिसेप्टर है। ये भी क्या करता है, यहाँ पर भी फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है। ये वाला डोमेन है काइनेज डोमेन, ये इस पर फॉस्फेट ऐड कर देता है।
जैसे ही फोस्फेट ऐड हुआ, इसको लग जाता है कि हाँ अब मुझे जाना है BRI1 के पास, ये जाता है और यहाँ एक पूरा ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये रिसेप्टर और ये को रिसेप्टर दोनों साथ में आ गए हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पर ये जो BAC1 है, अगेन ये भी तो एक काइनेज ही है, ये आकर के ये जो BSK1 है उसको एक्टिव करता है। जैसे ही BSK1 एक्टिव होता है तो ये फोस्फोराइलेट कर देता है BSU1 को। किसको? BSU1 को। ये क्या है? ये एक फोस्फेटेज है जिसका काम है फोस्फेट को हटाना। तो बेसिकली ये पूरा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिव करता है BSK1 को। ये BSK1 फोस्फेट ऐड करता है इस BSU1 पर, जो कि एक फोस्फेटेज है। जैसे ही इस पर फोस्फेट ऐड होता है तो ये पकड़ता है उस BIN2 को। हमने पढ़ा था ना कि BIN2 पर अगर फोस्फेट लगा है तो वो एक्टिव है, लेकिन ये क्या है? फोस्फेटेज। ये आते ही BIN2 पर से फोस्फेट को हटा देता है। जैसे ही BIN2 से फोस्फेट हटा, उसका हो जाता है डिग्रेडेशन। ठीक है। और यहाँ पर जो BES1 है, BZR1 है, जिन पर फोस्फेट लगा दिया था इस BIN2 ने, इसको आकर के जो PP2C, ये भी एक फोस्फेटेज है, ये आकर के इस फोस्फेट को हटा देता है। जैसे ये फोस्फेट हटते हैं तो उनको अब एंट्री मिल जाती है न्यूक्लियस में। जैसे न्यूक्लियस में एंट्री मिली है तो अब ये एक्टिव फॉर्म में है, ये आकर के बाइंड करते हैं E-बॉक्स पर और यहाँ कुछ रिस्पॉन्सिव जीन होते हैं, उन पर बाइंड करते हैं और चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। सो ये जो BES1 है और BIM1 है, BIM1, ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं E-बॉक्स पर, जो प्रोटीन बना करके ये काम करवाता है जिसके लिए BR आया था। और जो BZR1 है ये बाइंड करता है इस जीन पर, जो आकर के कैसा जीन है? ये रिप्रेशन ऑफ BR सिंथेसिस जीन। ये ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो BR की सिंथेसिस नहीं होने देगा, क्योंकि BR बन गया है, इसकी जो सिग्नलिंग है वो चल गई है। अब हम नहीं चाहते कि और BR लगातार बनता रहे, तो यहाँ पर BR का जो सिंथेसिस करवाएगा उस पाथवे को भी रोक दिया जाता है। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से काम हुआ है। तो देखो, अगर BR नहीं है तो क्या होगा? अगर BR नहीं है तो जो BAC1 है वो बिल्कुल अलग रहेगा। BRI1 जो कि रिसेप्टर है, ये को रिसेप्टर है, ये इनहिबिटर है। तो अगर BR नहीं है तो BAC1 अलग रहेगा, BR1 से बाइंड कर लेता है BKI1। और BIN2 जो होता है, ये BIN2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है। लेकिन जैसे ही BR आता है तो BKI1 यहाँ से हट जाता है और ये इससे बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड होते हैं BIN2 को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं BIN2 को? अभी हम देख के आए हैं। BIN2 को रोका जाता है कि पहले ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिव करता है BSK1 को, ये एक्टिव करता है BSU1 को जो कि फोस्फेटेज है। ये फोस्फेट यहाँ से हटा देता है BIN2 से और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये पूरा कॉम्प्लेक्स आकर के BIN2 को इनहिबिट कर देता है। और यहाँ पर जैसे BIN2 इनहिबिट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं और वो ये सारा काम करते हैं जिसके लिए BR आया था। ठीक है। ओके, ये पाथवे भी एक बार देखिए। जैसे BR आया तो ये आकर के यहाँ बाइंड करता है। ये बैक है जो को रिसेप्टर है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये BKI1 आकर के इसको इनहिबिट करता है, लेकिन जैसे BR आ गया तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर BSK और CDG भी बोलते हैं इसको, ये एक्टिव करते हैं BSU1 को जो कि एक फोस्फेटेज है, या करके इसको एक्टिव करते हैं। जैसे ये एक्टिव होता है तो ये BIN2 पर से फोस्फेट हटा देगा और BIN2 को रोक देगा। BIN2 ऐसे करता क्या है? BIN2 BZR1 और BES1 पर फोस्फेट ऐड करता है जिसकी वजह से इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन अगर अब BIN2 नहीं है तो PP2C एक्टिव होगा और PP2C आकर के इस फोस्फेट को यहाँ से हटा देगा। जैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे से फोस्फेट हटता है तो ये चला जाएगा न्यूक्लियस में, जाकर के यहाँ बाइंड कर लेगा BRRE, मतलब कि जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट है उस पर आकर के बाइंड करेगा और यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। ठीक है। यहाँ पर भी देखो BR, अगेन वो सेम डायग्राम दिखाया है। अगर BR नहीं है तो बैक अलग रहेगा, बैक अलग रहेगा और BRI1 से बाइंड कर जाएगा BKI1, इसको इनहिबिट कर देगा। और जो BIN2 है उस पर फोस्फेट रहता है,
ये बिन2 पर फॉस्फेट रहेगा तो खुद भी एक काइनेज है, ये आकर के जो BZR12 है उन पर फॉस्फेट ऐड कर देगा और इनका हो जाएगा डिग्रेडेशन, वहां कोई पाथवे नहीं चलेगा। लेकिन अगर Br आ गया है तो Br आ गया है तो ये जो BK1 है ये यहाँ से इसको डिग्रेड करवा दिया जाता है, BKI1 को भी, और ये जो बैक है ये आकर के पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये था BSK1 CDG1 जो कि BSU को एक्टिव कर रहे थे, जो कि फॉस्फेटेज है। तो जैसे ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है तो ये आकर के BSK1 को एक्टिव कर देते हैं। ये जो BSK1 है ये आकर के BSU1 को एक्टिव करते हैं इस पर फॉस्फेट ऐड करके। जैसे ही BSU1 एक्टिव होता है ये बिन2 को रोक देता है। बिन2 जैसे रुकेगा तो PP2C आकर के BZR1 से फॉस्फेट को हटा देता है, और जैसे ही यहाँ से फॉस्फेट हटता है तो ये न्यूक्लियस में जाएगा और जाकर के जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे ही अभी हम पढ़ के आए हैं। सो एक स्लाइड हमारी रह गई थी, अच्छा ये हमने पढ़ ली है, ओके ठीक है। तो ये तो था कि यदि Br नहीं होता है तो ये सब होगा, Br है तो वो भी हमने देख लिया, एक बार थ्योरी की फॉर्म में देख लेते हैं। प्रेजेंस, ठीक है, ये देखो सिग्नलिंग इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ Br। सो यदि Br नहीं है तो कैसे काम चलेगा, देखो व्हेन Br आर एब्सेंट BZR1 एंड BES1 जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, आर बीइंग फॉस्फोराइलेटेड बाय द बिन2, वो उनके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा बिन2 की हेल्प से। दैट एक्टिवेट देम बाय प्रोमोटिंग बाइंडिंग ऑफ दीज प्रोटीन टू द 14-3-3 प्रोटीन्स रिजल्टिंग इन साइटोप्लाज्मिक रिटेंशन एंड डिग्रेडेशन। जैसे ही बिन2 उन पर फॉस्फेट ऐड कर देता है तो इन दोनों फैक्टर की जो एफिनिटी है वो 14-3-3 प्रोटीन से बढ़ जाती है और वो आकर के यहाँ बाइंड हो जाता है, और जिस पर 14-3-3 प्रोटीन बाइंड होता है उसको साइटोप्लाज्म में ही रखा जाता है और उसका डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है। ठीक है, दिस इनहांस द साइटोप्लाज्मिक रिटेंशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम एंटरिंग द न्यूक्लियस एंड टर्मिनेटिंग द रिस्पॉन्सिव इंड्यूस बाय द Br, और Br का कोई रिस्पॉन्स यहाँ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही Br आ गया है तो क्या होगा, जब Br प्रेजेंट होता है तो Br बाइंड करता है BRI1 से एंड को-रिसेप्टर बैक cause BKI1 to dissociate from the BRI1 and cause transphosphorylation between BRI1 and BAC1। यानी कि जैसे ही Br आता है Br से बाइंड करता है, जो बैक होता है वो BKI1 मतलब जो कि रिसेप्टर से बाइंड था उसको इनएक्टिव कर रहा था, उसकी एफिनिटी को कम कर देता है जिससे BKI1 वहां से हट जाता है, और फिर ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। दो डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन द एक्टिवेटेड BRI1 BAC1 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिट इट्स सिग्नल टू BSK1 एंड कॉन्स्टिट्यूटिव डिफरेंशियल ग्रोथ CDG1। जैसे ये पूरा रिसेप्टर एक्टिव होता है ये आकर के एक्टिव कर देते हैं BSK1 को और CDG1 को ये एक्टिव कर देते हैं। फिर ये दोनों मिलकर के जो BSU1 है उस पर फॉस्फेट, ये BSU1 क्या है, एक फॉस्फेटेज है, इज एक्टिवेटेड बाय द BSK1 एंड CDG1। तो सबसे पहले रिसेप्टर को रिसेप्टर ने एक्टिव किया BSK1 को और CDG1 को, इन दोनों ने मिलकर एक्टिव किया BSU1 को जो कि एक फॉस्फेटेज है। अब ये BSU1 क्या करता है, बिन2 को फॉस्फोराइलेट नहीं होने देता, मतलब उसका फॉस्फेट हटा देता है, और आकर के एंड द E3 लाइगेज KIB1 मेडिएटेड द डिग्रेडेशन ऑफ बिन2। फिर आकर के जो KIB1 है वो बिन2 का डिग्रेडेशन करवा देता है। उसके बाद मीनवाइल जो PP2A है, PP2A जो है वो क्या करेगा, डीफॉस्फाइलेट कर देता है BZR1 को और BES1 को जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, टू एक्टिवेट दैम अलाउइंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एंटर द न्यूक्लियस। जैसे ही इनके पास से फॉस्फेट हटा वो अगेन न्यूक्लियस में एंटर कर जाते हैं और एक्सप्रेशन कराते हैं Br टारगेट जीन्स का, आइदर बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन और थ्रू द इंटरेक्शन विद द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यानी वो कैसे भी करवाएं आप जा करके उसका एक्टिवेशन करवा देंगे। मोर एवर जो PP2A है पॉजिटिवली रेगुलेट Br सिग्नलिंग बाय द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ BZR1 एंड BESI1, वाइल द SB1, ये एक और नाम आ गया है, सप्रेशर ऑफ द BRI1 डीएक्टिवेट करता है BRI1 को थ्रू द PP2A मिथाइलेशन।
यानी जो PP2A है ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर है। लेकिन एक और प्रोटीन होता है SBI1, ये आकर के PP2A को ही इनहिबिट कर देता है, जिससे BR की जो सिग्नलिंग है वो रुक सकती है। ठीक है, ओके। सो एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। बहुत सारे BR नाम आ गए हैं, तो यहां हम लिखेंगे इसके नेगेटिव रेगुलेटर। और यहां हम इसके लिखेंगे पॉजिटिव रेगुलेटर। यहां पर नेगेटिव रेगुलेटर और यहां पॉजिटिव रेगुलेटर। सो देखिए नेगेटिव रेगुलेटर कौन है, बस 2 ही हैं, वैसे 3 हैं, एक नाम और आया है BRK1। ब्रेसिनोस्टेरॉइड काइनेज इनहिबिटर BKI1। ये क्या है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड काइनेज इनहिबिटर, जो इनहिबिट करता है BRI1 को। एक ये है, दूसरा है BIN2, ब्रेसिनोस्टेरॉइड इनसेंसिटिव 2। ये क्या करता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनको फोस्फोराइलेट करता है, फोस्फोराइलेट करता है, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और थर्ड नेगेटिव रेगुलेटर अभी हमने पढ़ा है SBI1, SBI1, जिसका फुल फॉर्म है सप्रेसर ऑफ BRI1। ये क्या करता है, ये जो PP2, इसमें कई सारे फॉर्म होते हैं, PP2CA, तो ये PP2A जो है उसके ऊपर मिथाइलेशन करवा देता है, जिससे ये इनएक्टिव हो जाता है। और अगर ये इनएक्टिव हो गया तो जो पाथवे है वो रुक सकता है। तो ये 3 हैं जो कि BR सिग्नलिंग पाथवे के नेगेटिव रेगुलेटर हैं। ठीक है, ये नेगेटिव रेगुलेट करता है रिसेप्टर को, ये करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और ये करता है PP2A को, जो कि एक फोस्फेटेज है। ओके, अब अगर बात करें पॉजिटिव रेगुलेटर की, तो इसमें आएगा सबसे पहले BAC1, यानी कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड, यानी कि जो BRI1 है रिसेप्टर जो है, एसोसिएटेड काइनेज। अच्छा, इसका एक और नेगेटिव रेगुलेटर है C-tail ऑफ BRI1। रिसेप्टर का जो खुद का C-tail है वो भी तो उसको नेगेटिव रेगुलेट करता है। ठीक है, BAC1 यानी कि ब्रेसिनो BRI1 एसोसिएटेड काइनेज, BAC, जो कि एक को रिसेप्टर है, ये इसका पॉजिटिव रेगुलेटर है। इसके बाद BSK1, और एक और नाम हमने लिखा था CDG, क्या था वो, एक मिनट रुकिए, CDG1, BSK1 CDG1, BSK1 और CDG1 ये भी पॉजिटिव रेगुलेटर हैं। और फिर आएगा BSU1, ये दोनों क्या करते हैं, देखो ये मिलकर इसको एक्टिव करते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, ये दोनों फिर इसको एक्टिव करते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, BSU1। फिर ये क्या करता है, ये BIN2 को जाकर के रोकता है। ये हो गया। इसके बाद और कौन है पॉजिटिव रेगुलेटर, और है PP2A। ये क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करता है। और जो 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं BZR1 और BSE1, एक था BIM2, और थर्ड नाम मुझे देखना पड़ेगा BSE कुछ था करके, हाँ BES1, ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो अगेन पॉजिटिव रेगुलेटर हैं।
तो यहाँ 4 हैं नेगेटिव रेगुलेटर और ये 1 2 3 4 5, ये 5 है पॉजिटिव रेगुलेटर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं कि कैसे सिग्नलिंग पाथवे चला है। देखो बहुत आसान है, बस तुम 1-2 बार इसको देख लेना लगातार वीडियो को सिग्नलिंग से, तो ये जितने भी नाम है जैसे तुम एक बार क्लियर होंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। चलिए आज का फिर अपना लास्ट टॉपिक दैट इज द फंक्शंस ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड। सारा पाथवे सब कुछ हमने पढ़ लिया है, लास्ट बारी आती है उसके फंक्शन के बारे में जानने की। सो BR आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेनी सेल टाइप्स थ्रू आउट अ प्लांट्स लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग सेल को डिवाइड करवाना, इलोंगेट करवाना और डिफ्रेंशिएशन करवाना। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्शन, इसमें भी हेल्प करते हैं, इट्यूलेशन में भी हेल्प करते हैं, रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, सीड के जर्मिनेशन में भी मदद करते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एंड स्टोमेटल और वस्कुलर डिफ्रेंशिएशन में भी ये मदद करते हैं। BR have also been shown to help plant respond to environmental stress such as mildew on cucumber, Phytophthora infestans and viral infection। कई टाइप की इम्यूनिटी को भी बनाने में ये हेल्प करता है। एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो, सो रोल ऑफ BR इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्लांट को मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करेंगे, प्लांट की चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करेंगे, फ्रूट की ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, फ्लावरिंग मेल और फीमेल की जो फर्टिलिटी है उसमें भी हेल्प करते हैं, रूट शूट की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, पोलन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, सीड ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस और सेनेसेंस में भी हेल्प करते हैं, अगेन सेल वॉल का रीजनरेशन करना और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करवाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये स्ट्रेस में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि स्ट्रेस में कोप अप करने में हेल्प करते हैं, और दोनों टाइप के स्ट्रेस, बायोटिक वाला भी और एबायोटिक वाला भी। तो अगर बायोटिक स्ट्रेस है तो वहाँ पर ये उसको इम्यूनिटी देंगे फ्रॉम द फंगाई, फ्रॉम द नेमेटोड्स, फ्रॉम द वायरस एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया। और अगर एबायोटिक स्ट्रेस है जैसे कि ड्राउट हो गया है, हीट हो गई है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, कोल्ड ज़्यादा हो गया है और मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कोप अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज ऑल अबाउट द ब्रेसिनोस्टेरॉइड। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में विद द अदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।